अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर आज एक फ़िज़िक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हूँ जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस क्या करना है, स्केलर और वेक्टर का। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस और उनकी रिप्रेजेंटेशंस को भी समझेंगे और उनके टाइप्स को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो वेक्टर और स्केलर की करेक्ट डेफिनेशन आज आपको पता चलेगी कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। तो हम एक लाइन लगा लेते हैं। इस साइड पे हमारा है स्केलर और इधर क्या हमारे पास वेक्टर्स। ठीक है जी, ये स्केलर और वेक्टर। अभी स्केलर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, क्या हो, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड हो। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। यानी जिनका डायरेक्शन ना हो तो वो हमारे पास क्या है, स्केलर है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। इसका एग्जांपल है, तो ये तो सिंपल है ना, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, वेक्टर में ज़्यादा डीप में जाना है हमें। ठीक है, तो स्केलर हमारे पास इसकी एग्जांपल है डिस्टेंस, वर्क ले लें। वर्क हमने यानी देखें ना, डिस्टेंस और वर्क है, हमें ऐसे तो नहीं कभी कहा कि वर्क में 10 जूल कर रहा हूँ ईस्ट डायरेक्शन में, कभी नहीं कहा। तो उसका डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि वो कितना वर्क हुआ, यानी 10, यहाँ पर 10, इस केस में मिसाल में 10 लिख रहा हूँ, 10 जूल। तो 10 हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, किसका, वर्क का। ठीक है, इस केस में मैग्नीट्यूड क्या है, 10 है। ये तो हमारे पास आ गया स्केलर, यानी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब आ गया वेक्टर। वेक्टर में हमने समझना है कि वेक्टर क्या है। ऐसी क्वांटिटीज़, इसमें इसकी डेफिनेशन हमने 9th में क्या पढ़ी है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो उनको हम वेक्टर कहते हैं। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो डेफिनेशन है वो अच्छी डेफिनेशन क्या है, इस लेक्चर में आपको पता चलेगा। यानी ऐसी क्वांटिटीज़, सबसे पहले तो जिनका मैग्नीट्यूड हो, ये तो लाजमी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जो तीसरी इसकी इम्पोर्टेंट थिंग है कि तीसरी इसकी डेफिनेशन में क्या मॉडिफिकेशन होगी, वो ये है कि जिस क्वांटिटी को हम वेक्टर कह रहे हैं, इट शुड फॉलो या ओबे कह सकते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर एडिशन के लॉज को जो क्वांटिटीज़ फॉलो करें उनको हम कह सकते हैं कि वो क्या हैं, वेक्टर हैं। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो हमारे पास क्या है, वेक्टर हैं। इस डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन क्या की कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। तीसरी बात यह है कि उसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, वो वेक्टर के लॉज को फॉलो करे, यानी वेक्टर के लॉज को क्या करे, फॉलो करे। तो उसको उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। वेक्टर के लॉज क्या हैं, जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ और बहुत से लॉ हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉज यानी आपको ये पता होना चाहिए कि लॉज को जो फॉलो करें उनको हम वेक्टर कहते हैं। ये तो ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लें, फोर्स एक वेक्टर है बहुत, यानी ये है ना डोमिनेटर, इसका एग्जांपल है। देख लें, हम क्या कहते हैं, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन इन ईस्ट, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। यानी फोर्स के साथ डायरेक्शन को मेंशन करना लाजमी है, क्योंकि फोर्स क्या है, हमारे पास वेक्टर है। और वह जो स्केलर थे उनमें कोई डायरेक्शन का कांसेप्ट नहीं था। अभी आपको ये पॉइंट पता चली होगी कि वो क्वांटिटीज़ जो वेक्टर के लॉज को फॉलो करें उनको ही हम वेक्टर कह सकते हैं। अभी इसकी एक्सेप्शन देख लें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ करंट का। किसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करंट देख लें। चलो इधर इस साइड पे लिखता हूँ ऊपर। ठीक है, किसका एग्जांपल, करंट हमने 10th में पढ़ा है, करंट। अभी करंट क्या है, करंट का डायरेक्शन तो होता है ना, क्या का डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, यानी डायरेक्शन है किसका, करंट का। अभी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो लाजमी होगा। मैं कह रहा हूँ देखें, यानी 10 एम्पेयर करंट, कितना है, 10 एम्पेयर। तो इसका डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर नहीं है। ये कौन सी क्वांटिटी है, इसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। कौन सी, टेंसर क्वांटिटी। इसको वेक्टर नहीं कह सकते। अभी वेक्टर क्यों नहीं कह सकते, इस यही तीसरी पॉइंट अभी क्लियर होगी। देखें, अगर मैं टीवी इधर रखता हूं और इससे वायर को कनेक्ट करता हूँ, टीवी चलने लगेगी। ठीक है, अगर मैं वायर को उसके पीछे से कनेक्ट कर देता हूँ, यानी वायर में एंगल्स का डिफरेंस आ जाता है। यानी अगर वायर पहले 90 डिग्री पे आ रही थी, फिर 0 डिग्री पे आ जाती है, या 60 डिग्री पे, यानी एंगल वायर की चेंज हो रही है, लेकिन टीवी के चलने के कोई असर नहीं पड़ रहा। यानी
देखिए अगर वेक्टर फोर्स में देखें, अगर एक फोर्स ऐसे लग रही है और ऐसे लग रही है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें फ़र्क तो आएगा ना, यानी जो रिजल्टेंट आएगा उसमें फ़र्क आएगा। 90 पे अलग रिजल्टेंट होगा, 0 पे अलग होगा डिग्री। यानी अगर मैं ये टीवी पड़ी हुई है, ठीक है, इधर से मैं वायर को ऐसे लाता हूँ और इसे कनेक्ट कर देता हूँ तो टीवी चलने लगेगी, ठीक है। और अगर मैं वायर को ऐसे ला के ऐसे ला के ऐसे ला के ऐसे जितनी भी एंगल्स यानी मैं टेढ़ी कर दूं, कुछ भी कर दूं, वायर को जैसे कर दूं तो टीवी चलेगी, टीवी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा। वेक्टर के लॉज को फॉलो कौन नहीं कर रहा? करंट नहीं कर रहा। इसलिए हम इसे वेक्टर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है जी, स्केलर और वेक्टर। और ये पॉइंट आपने याद रखनी है। इसको हम करते हैं इरेज। अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसकी जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं पता तो हम यानी वेक्टर को सही तरह समझ नहीं सकेंगे और अगले को भी सही तरह समझा नहीं सकेंगे। अभी हेडिंग क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले एक एरो बनाएं, यानी एक लाइन बना लें, ठीक है, सीधी लाइन। ये हमने लाइन बनाई और इस पे एक लगा दें एरो। क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। यही वेक्टर है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन यही है। अभी इसमें हमने जो बातें समझनी है वो देखें। ये इस लाइन की जो लेंथ हमें रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसे ऐसे लिख लें, यानी लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, ठीक है जी। इस केस में जो लेंथ है, यानी जो एरो हमने बनाया है उसकी जो लेंथ है पिछली, उस चीज वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और जो इसका जो एरो है, ये जो एरो है ये हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ, एरो हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जितनी लंबी लेंथ होगी, अगर आपको बुक में यानी कोई वेक्टर बना के देता है और एक वेक्टर बनाता है छोटी सी लेंथ का और एक बनाता है लंबी सी लेंथ का, जिस वेक्टर की लंबी लेंथ होगी आप कहेंगे कि भाई इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और जिसकी लेंथ छोटी है उसका आप कहेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। यानी लेंथ जितनी ज़्यादा उतना मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जितनी लेंथ कम उतनी मैग्नीट्यूड कम। ये तो इसकी होगी रिप्रेजेंटेशन किसकी? वेक्टर की। अब देखें, अगर आपको मैं कहता हूँ कि हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन। क्या है? फोर्स 10 न्यूटन की। अभी आप ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, सिर्फ फोर्स नहीं लिखेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे? इस पे एक एरो डालेंगे, फोर्स के ऊपर एक एरो डालेंगे। यानी जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर आपने छोटा सा एरो लगा देना है। एरो क्यों लगाना है? कि अगले को पता चले कि इसको भी पता है कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एरो लगाना लाजमी। अभी एक्सेलरेशन देख लें, और बल्कि डिस्प्लेसमेंट देख लें। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लगाया? ऊपर एरो लगाया। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए डिफरेंस चेक करें, इसमें लिखा मैंने ऊपर एरो लगाया, यानी एरो का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं एरो नहीं लगाता तो इसको ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस है क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका दिया गया, ताकि कुछ ऐसे केस हैं जिसमें स्केलर और वेक्टर सेम आ जाते हैं, इसलिए डिफ्रेंशिएट होने के लिए इसको हमने क्या लगा दिया? उस पर एक एरो लगा दिया। लाजमी नहीं है सिर्फ एरो लगाएं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी एफ लगा के ऊपर एक लाइन सेगमेंट लगा दें तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, लाइन सेगमेंट जो ऊपर किसी भी वेक्टर के लगी होती है, ठीक है जी। ये तो हमारे पास आ गया वेक्टर की सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अभी इसी टॉपिक में एक और छोटी सी बात डिस्कस करनी है, वो ये है कि वो हमारे पास क्या है कि मैग्नीट्यूड, यानी अभी देखें एक वेक्टर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 10, मिसाल को यूनिट लिख लेते हैं क्योंकि कोई भी यूनिट हो सकता है, तो 10 यूनिट लिख लिया, कोई भी वेक्टर, ठीक है। कोई भी वेक्टर a है, हमने इस पे ये साइन लगा दिया, साइन नहीं लगाते, ठीक है। और मैं इधर लिखता हूँ सेम यही a पे साइन लगा के 10 यूनिट। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क पता क्या है? कि ये जो है मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, यानी इसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं की उसने। क्या? डायरेक्शन की बात ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन वाली तो उसने कोई सिंबल ही नहीं लगाई, यानी एरो या लाइन सेगमेंट बिल्कुल नहीं लगाई। यानी ये सिर्फ किसको शो कर रहा है? किसको शो कर रहा है? एक जिसे कहते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। और इधर आ जाए तो ये ऊपर हमने एरो लगाया हुआ है, तो यानी ये किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को, ठीक है, क्योंकि एरो हमारे पास लगा दिया हमने।
तो यही फ़र्क है इन दोनों के रिप्रेजेंट करने में। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या, ए लगा के आप इस पे मोड लगा दें, ठीक है, मोड लगा दें। मोड का मतलब हमेशा क्या होता है मैथ में, मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो ये है, ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोड भी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, लेकिन ये जो है वेक्टर प्लस यानी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस पे आ गया हमारे पास एरो आ गया, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होगी। अभी इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करने से पहले हमने जो हमारे पास बेसिक वेक्टर का था वो हमने पढ़ लिया है, तो अब इसके टाइप्स डिस्कस करने में हमें कोई मसला पेश नहीं आएगा, ठीक है। इसका सबसे पहला जो टाइप है वो बिल्कुल आसान है, वो है इक्वल वेक्टर। कौन सा, पहला इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, क्या, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, यानी मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं कि मैग्नीट्यूड सेम, यानी दो वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। अब एग्जांपल ले लेते हैं ड्रा करके। देखें, मैंने आपको बताया था कि लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को, तो मैं ऐसे एक लगाता हूँ लाइन सेगमेंट, यानी किसी भी लेंथ की, और दूसरी भी लगाता हूँ लाइन सेगमेंट, बिल्कुल इसके इक्वल लगाता हूँ, ठीक है। ये हमने दो लाइन सेगमेंट लगाई। इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि रिप्रेजेंटेशन में। और इस पर मैं लगा देता हूँ एरो, इस पर लगा देता हूँ एरो। अभी मुझे बताएं, इसका मैग्नीट्यूड सेम, इसका मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि लेंथ बराबर है। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, क्योंकि एरो इधर है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर। लेट्स से इसको नाम दे दें ए वेक्टर, और ये हमारे पास बी वेक्टर। तो आप कहेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। ये तो छोटा सा किस्सा था इसका इक्वल वेक्टर का। अभी आ गया इसके बाद हमारे पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, दूसरा टाइप क्या है, पैरेलल। अभी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, लाजमी नहीं है कि वो इक्वल हों। डायरेक्शन सेम हो, लाजमी नहीं है कि वो इक्वल हों। इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते, लेकिन डायरेक्शन उनका क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी बात अभी बताता हूँ, ठीक है। यानी ये मैंने एक वेक्टर लिया और दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया। अभी मुझे बताएं कि ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो लाइनें ऐसे जाएं, यानी ऐसी रेज दो जाएं जो एक दूसरे को किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट ना करें, मिले ना, तो वो पैरेलल होती हैं। अभी इनमें भी यही है, ये पैरेलल तो हैं, यानी पैरेलल है, इनका डायरेक्शन भी सेम है। यही कंडीशन है पैरेलल वेक्टर में कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखें, डायरेक्शन इसका सेम है, तो इसका मतलब ये कौन से वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। और ये दूसरी बात, ये इक्वल वेक्टर भी हैं, ठीक है, इक्वल वेक्टर भी। अभी दूसरा एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये एक वेक्टर लिया और दूसरा वेक्टर मैंने छोटा सा ले लिया, ठीक है। अभी बताएं, इनका डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल डायरेक्शन सेम है, और पैरेलल भी हैं, यानी पैरेलल है, जिसका डायरेक्शन सेम है वो पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। क्योंकि जिसका डायरेक्शन अलग हो जाए वो तो इंटरसेक्ट कर देंगे एक दूसरे को, यानी इसका डायरेक्शन सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल है। अभी मुझे बताएं कि ये इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है। ये इक्वल थे, पैरेलल भी थे, लेकिन ये इक्वल नहीं है, पैरेलल हैं। ये पैरेलल इसलिए थे क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम था, ये भी पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ये इक्वल वेक्टर है। इसका मतलब इक्वल वेक्टर में द पैरेलल वेक्टर में भी इक्वल और अनइक्वल दोनों केस हो सकते हैं। ये पैरेलल वेक्टर का केस। अब इससे मिलता जुलता दूसरा इसका टाइप है वेक्टर का, वो है एंटी पैरेलल। कौन सा, तीसरा हमारे पास कौन सा आ गया, एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर तो इसका अपोजिट है। देखें, एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर लेट से इधर जा रहा है। एक वेक्टर इधर गया, दूसरा इधर गया, तो इसका मतलब है इनका डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। ये बात हमने याद रखनी, डायरेक्शन अपोजिट का है, ये नहीं कहा है कि डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो दूसरा बंदा इधर जा रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। क्या है, एंटी पैरेलल। यही होता है एंटी पैरेलल का केस। इसमें यही भी हो सकता है कि अगर देखें एक वेक्टर इधर है और छोटा सा वेक्टर एक इधर है, भले ये इक्वल नहीं है लेकिन ये एंटी पैरेलल है, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है,
अपोजिट है, डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, यानी एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है या कुछ भी कोई पूछ सकता है कि दो एंटी पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होता है, दो एंटी पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल कितना हो सकता है। अभी मुझे बताएं, एक वेक्टर इधर गया दूसरा इधर गया तो ये कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना बनेगा, यानी थीटा कितना बन जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। द एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 180 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री। वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। 0 डिग्री, 0 डिग्री कैसे होगा, देखिए एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है, तो ये देखें ऐसा, यानी एक ही लाइन में जा रहा है, यानी बिल्कुल इनमें कोई ऐसे यानी वो नहीं है, अपर्चर नहीं है, तो ये बिल्कुल बंद है, तो यानी एंगल कितना है 0 है। यानी पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल 0 और एंटी पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल 180। ओके, तो ये हमारे पास एंटी पैरेलल भी हो गया। अब हमारे पास बल्कि चौथा है वो हमारे पास क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन सा, नंबर आप खुद दे लीजिएगा, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर, अभी कोलिनियर तो हमने 9th में ही पढ़ा था, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करें। देखें मैं एक पॉइंट्स बना रहा हूँ, यानी 3, इधर देखें ये 3, ये देखें एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स को हम क्या कह सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन सी होंगी, जो एक लाइन में लाई ना करें। जैसे देखें ये देखिए एक लाइन में लाई नहीं कर रही, यानी ये डिफरेंट लाइंस में लाई कर रही है, तो इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास, नॉन कोलिनियर है। अभी कोलिनियर का आपको पता होना चाहिए कि जो एक ही लाइन में लाई करें वो कोलिनियर पॉइंट्स होती हैं। अभी कोलिनियर वेक्टर क्या हैं, देखिए मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ ए, ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। एक वेक्टर बनाया मैंने ए, और इसी यानी ये लाइन बन रही है वेक्टर की, इसी लाइन में मैं दूसरा वेक्टर बना दूँ ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी वेक्टर। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों एक लाइन में, तो हम कहेंगे ये कौन सी लाइन, कौन से वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं। ये फोर्स भी हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, ए और बी, ठीक है। यानी ये एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर वेक्टर। ये भी ईजी थे। अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है 5वां, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, उसका नाम है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, अभी कोप्लेनर वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें तो वो कोप्लेनर वेक्टर होंगे, एक ही प्लेन में लाई करें तो वो कोप्लेनर वेक्टर होंगे। अभी इसको डिस्कस करने से पहले प्लेन का पता होना चाहिए। प्लेन बिल्कुल बहुत ही डीप चैप्टर है, ठीक है, यानी डीप टॉपिक है। तो इस यानी प्लेन को जो सिंपल वर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि एनी सरफेस जो है वो हमारे पास प्लेन है। ये एक सरफेस है, ये प्लेन है, अर्थ एक सरफेस है, प्लेन है, ठीक है। जिसमें मैं खड़ा हूँ किसी कमरे में तो वो भी एक प्लेन है, ये दीवारें क्या है वो भी प्लेन है, क्योंकि एक सरफेस है, ठीक है। तो प्लेन मीन्स सरफेस, इतना ही समझ लें, ठीक है। अभी कोप्लेनर वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, मैं एक मार्कर दूसरा उठाता हूँ उससे आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ये देखें ये क्या है, दो मार्कर है मेरे पास, मैंने इनको ऐसे अरेंज किया, ठीक है। मैंने क्या किया, ऐसे अरेंज किया, और ये मैं इसको मान रहा हूँ एक प्लेन, क्योंकि सरफेस है तो सरफेस प्लेन होगा। मैंने अब यहाँ इस पहले इससे इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या है, वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करें उनको आप कहेंगे ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर हैं। कौन से वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर। तो अभी इससे हम समझेंगे, मैंने ये दो यानी क्या लिए, वेक्टर लिए, वेक्टर ही समझ लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रखता हूँ ऐसे, देखें ये एक प्लेन में लाई करके, यानी बोर्ड भी एक प्लेन है, एक बुक है जो वो भी प्लेन है, आप बुक से भी इसको समझ सकते हैं। देखें मैंने ऐसे रखा, ये एक प्लेन में लाई करके, मैंने ऐसे रखा फिर भी लाई करके, और जैसे मर्जी रखेंगे ये दो वेक्टर क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई कर जाएंगे, यानी एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये कोप्लेनर, ये कौन से वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर। अभी एक पॉइंट नोट कर लें, इन द वर्ल्ड जो भी हमारे पास दो वेक्टर होंगे हमेशा कोप्लेनर होंगे, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। आप इससे ऑब्जर्व कर लें, इन दो मार्कर्स को लेके आप किसी भी सरफेस पे किसी भी प्लेन पे रख के देख लें, ये हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। लेकिन जो तीन वेक्टर अगर आ जाते हैं, तीसरा मार्कर नहीं है, तो जो तीन वेक्टर होंगे वो किसी केस में कोप्लेनर हो जाएंगे, किसी केस में कोप्लेनर नहीं होंगे। आप इस चीज़ को खुद ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा। तीन वेक्टर उठाइएगा, ये क्या है, दो वेक्टर हैं।
एक प्लेन में आ गए, ऐसे भी प्लेन में आ गए, ऐसे भी आ गए, ऐसे भी आ गए, जैसे मर्जी रखो ये प्लेन में आ जाएंगे। ये नहीं है कि बोर्ड बड़ा है तो इसलिए आ रहे हैं। आप बुक उठा लें, उस पर भी आप रखते जाएंगे तो ये प्लेन में आते जाएंगे, ये दोनों मार्कर यानी दोनों वेक्टर। 3 वेक्टर कभी कोप्लेनर हो सकते हैं, कभी कोप्लेनर नहीं हो सकते, लेकिन 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोप्लेनर का कंसेप्ट था। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास जीरो वेक्टर, छठा क्या है, जीरो वेक्टर। इसके तो नाम से जाहिर है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो। अभी अगर मैं कोई कहता है कि जीरो न्यूटन फोर्स कहने से बेहतर है कि जीरो वेक्टर, यानी क्योंकि जीरो का यानी उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एक टाइप है, क्या है, जीरो वेक्टर। तो कोई भी अगर किसी भी यानी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे हमारे पास क्या आ गया है, जीरो वेक्टर आ गया है। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है, यानी कोई भी पक्का डायरेक्शन इसका नहीं होता। अभी देखिए मैं अगर इधर खड़ा हूँ, यानी मैं कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, एक जगह पर खड़ा हूँ, यानी मेरा क्या है, जो जीरो वेक्टर है, यानी मैं बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, मैं कोई भी मैग्नीट्यूड शो नहीं कर रहा, बिल्कुल जीरो है। तो मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव यानी देख सकता हूँ, तो यानी मेरे आर्बिट्रेरी कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि एक जगह पे खड़ा हूँ, मैं कोई भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड शो नहीं कर रहा। तो यही है जीरो वेक्टर, यानी जिसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, कोई भी डायरेक्शन ले ले। ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर आ गया। इसी से एक छोटा सा मिलता जुलता जो है ना, जो है हमारे पास वेक्टर, वो है यूनिट वेक्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके नाम से ही वाज़ेह है कि यूनिट मीन्स वन, कहते हैं ना यूनिटी यानी एक हो जाना। ठीक है, तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। इसका ऐसे वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, और इज वन, जिसका मैग्नीट्यूड एक हो। जैसे मैं फोर्स कहता हूँ 1 न्यूटन, तो इसका मतलब है फोर्स हमारे पास क्या है, यानी 1 न्यूटन का मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर है। अभी यूनिट वेक्टर का ये तो डेफिनेशन तो आसान है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका काम जो है वो बहुत ही आला है, फिजिक्स में बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, जैसे अच्छे लोग करते हैं ना, वही ऐसे यही वो काम करता है, यानी किसी को डायरेक्शन देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं, इसी तरह यूनिट वेक्टर भी फिजिक्स में डायरेक्शन देने के लिए काम करता है। अभी देखें कैसे डायरेक्शन देता है। मैं कहता हूं कि मैं होम से, हाउस या होम इंग्लिश है, ठीक है, होम से स्कूल जा रहा हूं, या हाउस लगा लें। ठीक है, मैं होम से स्कूल गया, तो अब लेट से डिस्टेंस क्या है होम और स्कूल के दरमियान है 100 मीटर। क्या है, 100 मीटर का। तो इसका डायरेक्शन देने के लिए पता क्या करेंगे, हम एक वेक्टर उठाएंगे। लेट से मेरा होम है और स्कूल मेरा इस साइड पे है, स्कूल क्या है, इस साइड पे। मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर उठाऊंगा, कितने मैग्नीट्यूड का, सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड का, यानी 1 मीटर का, क्योंकि इस केस में मीटर ले रहे हैं, मेरा डिस्टेंस क्या 100 मीटर है। तो मैं 1 मीटर का वेक्टर उठाऊंगा मैग्नीट्यूड, और उसके आगे लगा दूंगा एरो। ये कौन सा, पहले तो बताइए कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ये मेरा होम था इधर, और ये मेरा इस तरफ क्या है, स्कूल है। तो ये मुझे बता रहा है वेक्टर कि मेरे होम से स्कूल का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। किस तरफ है, इस तरफ है। ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, मुझे नहीं बता रहा, क्योंकि सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड का है, सिर्फ 1 मीटर का है। इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर हमें क्या रहता है, डायरेक्शन देता है, यानी मेरे घर से स्कूल की तरफ मुझे बता रहा है कि ये डायरेक्शन। ये नहीं बता रहा है कि तुम्हारा स्कूल इतनी दूर है, ये बता रहा है कि तुम्हारा घर इधर है तो तुम्हारा स्कूल इधर होगा, ये मुझे बता रहा है डायरेक्शन। अभी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो क्वाड्रेंटल सिस्टम होता है, उसमें समझ लें। ठीक है, देखें मैं बनाता हूँ एक ये XY, ठीक है, एक मैं यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। तो अभी मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, इस पे छोटा सा वेक्टर, कितने, यानी इधर 1 लिखा है, इधर 2 है, लेट से इधर 3 है। मैं 1 तक का एक वेक्टर बनाता हूँ और इधर लगा देता हूँ एरो। ये भी वेक्टर मुझे पता क्या बता रहा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये वेक्टर मुझे बता रहा है। इस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अभी आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास यूनिट वेक्टर बताता है सिर्फ डायरेक्शन। और इसको रिप्रेजेंट पता कैसे करते हैं, लेट से एक यूनिट वेक्टर है, उसको ए, यानी ए कोई भी यूनिट वेक्टर है, अगर इस पर ए कैप यानी कैप लगी हो
क्या लगी हो, कैप लगी हो, तो आप डायरेक्ट कह दें कि ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। कौन, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का अच्छा काम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, यानी डायरेक्शन देता है। एक बार इसको फिर समझ लें। मैंने एक बनाया वेक्टर, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, यानी एक यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है, एक है, वो न्यूटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, और उसका मैंने डायरेक्शन बना दिया एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अभी मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मुझे ये नहीं बता रहा कि एक्स एक्सिस यानी कितना लेंथ नहीं बता रहा, मुझे बता रहा है कि एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन का काम करता है यूनिट वेक्टर। हमने क्या किया, स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन समझी, उनमें डिफरेंस समझा, और वेक्टर की जो डेफिनेशन थी उसमें मॉडिफिकेशन भी कर ली। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आपको समझ में आया। उसके बाद हमने इसके 7-8 जो टाइप्स है वो डिस्कस किए, कोप्लेनर, कोलिनियर, इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, जीरो, नल, निल भी कहते हैं, जीरो को नल वेक्टर भी कह सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट जो था यूनिट वेक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह वेक्टर के दूसरे लेक्चर भी अपलोड करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स।